नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं व्याख्या सहित हल का दूसरा भाग। आप इसको अच्छे से देखें और अभ्यास करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो याद रखेंगे केंद्र में जो द्वैध शासन है वो सी ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में 1935 में स्थापित हुआ था और इसके ऊपर वाला जो अधिनियम दिया है 1919, इस अधिनियम से राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। राज्य में, स्टेट में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत से संघीय शासन की व्यवस्था की? तो भारत में संघीय शासन होगा राज्य और देशी रियासतों को मिल करके, ऐसा कहा था सी ऑप्शन के हिसाब से, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये 1935 के अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें थी और हमारा जो संविधान है उसने अपने 395 अनुच्छेद में से 200 से भी ज़्यादा अनुच्छेद इसी में से लिया है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऋणी भारत सरकार अधिनियम 1935 का है हमारा जो संविधान है। कई बार तो इसको ये भी कह दिया जाता है कि उसको पूरा उठा करके ही सारी चीज़ें ले ली गई है, तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा के पुनर्गठित कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए जब अलग कर दिया गया संविधान सभा को, ठीक है, तो उसमें भारत के लिए कितने देशी रियासतें बची? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 70 आ जाएगा। 70, पहले ये 93 था, 93 था, पाकिस्तान मतलब अविभाजित भारत को मिला करके, है ना, लेकिन पाकिस्तान के लिए अलग हो गया फिर 23 रियासतें, इसलिए भारत में बची केवल 70। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये यहाँ पर बताना है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन और राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति। तो यहाँ पर 1935 की सभी विशेषताएं सही हैं, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। ये सभी जो है विशेषताएं थी 1935 के अधिनियम में, इसलिए डी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप परीक्षण समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति को ही प्रारूप परीक्षण समिति कह दिया गया है। प्रारूप परीक्षण समिति करके ड्राफ्टिंग कमेटी, तो सबको पता है ये BR अम्बेडकर जी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी या बाबू जगजीवन राम। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन कभी भी अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये लेना है। तो एक तो पहला आ जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ, इनके प्रतिनिधियों को जनता ने नहीं चुना था सीधा, इसलिए ये आएगा एक। फिर थर्ड भी आ जाएगा, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, जबकि वयस्क मताधिकार पर नहीं बल्कि अंग्रेज कैसे मताधिकार देते थे, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर, कर पटाने के आधार पर।
तो इसलिए इसको हम वयस्क मताधिकार नहीं कहेंगे। बाकी काम करने के लिए उसमें बहुदल था, बहुत सारे दल थे, बहुत सारे दल के प्रतिनिधि थे और अनेक समितियों के माध्यम से भी उसने कार्य किया था। इसलिए सही उत्तर आ जाएगा 1 और 3। 1 और 3 आ जाएगा इसमें, 1 और 3 याद रखेंगे। 1 और 3 इसके विषय में सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें। द्विसदनी प्रणाली, विधायी विघटन, अलग निर्वाचक मंडल और प्रांतीय स्वायत्तता, ये 4 जो विषय हैं वो कौन कौन से अधिनियम में थे, यहाँ पर हमें मैच करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892 और मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो कौन कौन क्या क्या है, तो द्विसदनी प्रणाली अर्थात 2 सदन में जो है भारत को बांटा गया, 2 सदन की व्यवस्था की गई। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। 3 आ जाएगा, एक तो 3 आ गया। फिर विधायी विघटन, पोर्टफोलियो प्रणाली को ही विधायी विघटन कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1861 से, 1861 से आएगा, 1861 से, ठीक है। फिर अलग निर्वाचक मंडल अर्थात जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है मुस्लिमों को अलग से जो है निर्वाचन का अधिकार दिया गया, तो ये आ जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, 5वां वाला आ जाएगा। 3, 2, 5 है ना, 3, 2, 5 ऐसे आ रहा है। फिर प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता आ जाएगा पहले नंबर पर भारत सरकार अधिनियम 1935, तो 3, 2, 5, 1 अर्थात सी ऑप्शन आ जाएगा, 3, 2, 5, 1 सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई, तो ऊपर आ चुका है ये 1861 का अधिनियम, सी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था, तो ये हुआ था डी ऑप्शन में, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है विलियम बेंटिंग को सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल जो पहले कहलाता था वो भारत का गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये है कि इस समय तक आते तक जो है अंग्रेज़ों के अधीन पूरा भारत आ चुका था, इसलिए बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल ये पद नाम दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले ऐसे व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, यह बहुदलीय निकाय थी, या इसे कार्य करने के लिए कई समितियाँ थी। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ये सत्य नहीं है कि ये प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, यही आंसर आएगा यहाँ पर। बाकी सब ऊपर देख चुके हैं, आ चुका है दूसरे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, तो इसमें उत्तर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1946 में जब अंतरिम सरकार बना तो उसमें अध्यक्ष का जो पद है वायसराय के पास रहा और उपाध्यक्ष का पद दिया गया नेहरू जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके सिफारिश पर ही जो है भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए और उसी ने फिर भारत का संविधान बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है 1919 का अधिनियम, इसलिए सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। मॉन्टेग्यू कौन थे, मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे, उन्हीं के नाम पर, इन दोनों के नाम पर
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में भी और 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक ही विभाग था, वो था खाद्य और कृषि। सी ऑप्शन आ जाएगा। दोनों समय में उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्रालय को देखा था और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। बाद में जो है संविधान बनने के बाद जो है उनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है नामांकित भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सेकेंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो पहला जैसे कहते हैं 1853 के द्वारा भारतीय एकाधिकार समाप्त किया गया, ठीक है, और दूसरा कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो पहला वाला तो नहीं आएगा, ये जो प्रावधान है वो पहले ही हो चुका था। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार 1813 के अधिनियम में हो चुका था और सेकेंड वाला सही आ जाएगा। सेकेंड वाला सही आ जाएगा क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम लाया गया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश संसद को अर्थात क्राउन का शासन शुरू किया गया, इसलिए केवल 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 18, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा एक नहीं था? पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन। सेकेंड है काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। थर्ड है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। और लास्ट है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ये सही नहीं है, याद रखेंगे, क्योंकि जब विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति होगी तो वो था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम, न कि 1833। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को नामांकित किया गया? तो उपरोक्त में जो आया था विधि सदस्य वाला वही आ जाएगा। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एजुकेटिव काउंसिल में किसको लिया गया था? कौन सबसे पहले भारतीय थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ये पहले भारतीय थे और इनको विधि विभाग दिया गया, कानून मंत्री बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी की उस समय सरकार थी और विंस्टन चर्चिल की सरकार चली गई थी उस समय तक। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वैत शासन। सेकेंड है भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्ता। थर्ड है मिंटो मार्ले सुधार पृथक निर्वाचन। और माउंटबेटन योजना संविधान सभा। तो इसमें आ जाएगा, याद रखेंगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ऐसे कहता है तो सही में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। ये तो है ना, मैच है इसलिए नहीं है वाला लेना है, तो इसलिए पहला नहीं आएगा। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 ऐसे कहता है तो प्रांतीय स्वायत्ता इसमें दी गई थी, तो दी गई थी मतलब सही है ये, इसलिए ये भी नहीं आएगा भी यहाँ पर। मिंटो मार्ले सुधार कहता है पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक निर्वाचन, तो ये भी सही बात है। मांटे मिंटो सुधार के तहत जो पृथक निर्वाचन दिया गया था। और इधर जो है बोलता है क्या, कैबिनेट मिशन योजना 1946, तो भारत का विभाजन, तो सही आ जाएगा। इसमें याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ, बल्कि जो है माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ है। याद रखेंगे, भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। और चौथा कहता है इधर
माउंटबेटन योजना संविधान सभा ऐसा आया है चौथा में, संविधान सभा, ठीक है। तो ये गलत है, चौथा गलत है और पांचवा गलत है ना, याद रखेंगे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत के संविधान सभा का चुनाव हुआ था। यही चीज़ें ऑप्शन में अगर 4 और 5 का ऊपर नीचे दिया रहता तो ये आ जाता। तो यहाँ ऊपर जो बोला गया सुमेलित नहीं है ऐसा करके, ठीक है, तो इसलिए यही आएगा ए ऑप्शन, 4 और 5, 4 और 5 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, फिर से आया है। पहला है नियंत्रण बोर्ड, दूसरा है केंद्रीय प्रशासन, तीसरा है भारत का गवर्नर जनरल और चौथा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो तीसरा आ जाएगा, पिट से इंडिया एक्ट। फिर केंद्रीय प्रशासन, तो केंद्रीय प्रशासन ऐसे बोला जा रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट से ही, तो पहला आ जाएगा, 3-1 हो गया ऐसा क्रम। फिर भारत का गवर्नर जनरल, तो चार्टर एक्ट 1833 4 आ गया, 3-1-4। उसके बाद फिर भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव का पद कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1858 के अधिनियम में, तो 3 हुआ, उसके बाद फिर 1 हुआ, फिर 4, उसके बाद 2, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 3-1-4-2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन अर्थात संघीय व्यवस्था में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज़ों की असली मंशा अर्थात सोच क्या थी? ऑप्शन है राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, सेकेंड है उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, थर्ड है अंग्रेज़ों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, और लास्ट है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो शुरू से ही अंग्रेज़ों की नीति फूट डालो और राज करो की थी, और 1935 के अधिनियम में जब इन्होंने यहाँ के देसी रियासतों को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी, तो उस समय ये फूट तो और एकदम बहुत आगे निकल चुका था, इसलिए निश्चित ही ये डी ऑप्शन आएगा। साम्राज्य विरोधी जो सिद्धांत अपना रहे थे राष्ट्रवादी नेताएं, उनको व्यर्थ करना और भारत में फूट चलता रहे, ये लोग कभी एक मत ना हो पाए, एक देश ना बन पाए, ये उनकी मंशा थी शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इसलिए डी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अलग अलग समितियों के माध्यम से कार्य किया था संविधान सभा में, तो उसमें से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इससे पहले क्वेश्चन आया था कि पुनर्गठित ऐसा करके, तो उसमें हमने 70 लिया था, तो उसी समय बता दिया गया था कि कितने थे देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि 389 सदस्यों में से, तो 93 थे, तो सी ऑप्शन आ जाएगा 93। तो इस प्रकार से आज हमने कुल 25 क्वेश्चन देखा। हम आपके लिए ऐसे ही और परीक्षा उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे, आप हमारा वीडियो देखते रहें।